फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एनसीईआरटी का पहला अध्याय, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पहला प्रकार जो है हमने पढ़ा था, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वियोजन अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार में दूसरा प्रकार जो है वो हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से डिटेल्स में हम लोग इसको जानेंगे, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो आइए जानते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर देखें, यहां पे हम लिखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे 3 प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग करवाने वाले हैं। पहला है उष्मा दे करके, दूसरा है हम लोग देखेंगे विद्युत वियोजन करवा करके, उसमें वियोजन करवाएंगे, विद्युत वियोजन करवाएंगे, प्रकाशीय वियोजन करवाएंगे, और इस तीनों को हम लोग समझने वाले हैं। तीनों को हम लोग समझने वाले, जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ के एक से अधिक उत्पादों में, है ना, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, है ना, उसको हम लोग नए उत्पाद जो है बनाएंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले पहला नंबर जो हम लोग देखेंगे उष्मीय वियोजन, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं विद्युत वियोजन, तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन ये दूसरा नंबर का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें से जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो आइए कुछ परिभाषा से आपको हम समझा देना चाहते हैं कि अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। यहां पर आप देखें, गौर से ध्यान देना। अगर मैं बात करूं FeSO4, इसका नाम क्या है आप सभी को पता है, इसका नाम है फेरस सल्फेट। और आपको पता है फेरस सल्फेट में जो जुड़ा होता है वो जल का 7 अणु जो है इसके अंदर जुड़ा होता है। एक फेरस सल्फेट के अणु में जल का 7 अणु जो है जुड़ा होता है। लेकिन अगर मैं उस 7 जल के अणु को हटा दूं तो इसका जो रंग हो जाता है वो हो जाता है उजले कलर का। कैसा हो जाता है? व्हाइट। कैसा हो जाता है? व्हाइट। ये व्हाइट हो जाता है अगर 7 अणु जल की अगर मैं हटा दूं इसमें से। तो अगर यहां पर आप देखो, पहले इसकी बनावट को हम समझें। ये जो है ना, इसमें जो है अगर मैं बात करूं आयरन की परमाणु मतलब कितने परमाणु हैं? 1। अगर इसमें बात करूं सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 4। तो ये सभी परमाणु मिलकर के, ये सभी परमाणु मिलकर, आयरन के 1, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, ये सभी परमाणु मिलकर के एक आयरन सल्फेट का जो है मतलब सल्फर जो है फेरस सल्फेट का जो है निर्माण किया है। एक फेरस सल्फेट अणु का जो है निर्माण किया है, जो कि आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन के ये तीनों जो हैं, इस तीनों के जो हैं
आयरन के 1, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, ये सभी जो परमाणु है मिलकर के एक अणु जो है फेरस सल्फेट का ये निर्माण किए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसमें ये अगर अपने अंदर जल के 7 अणु को जोड़ लेता है, तो जैसे कि आप ध्यान दो, FeSO4 है, ठीक है, ये अपने अंदर अगर जल के 7 अणु को जोड़ लेता है, कितने अणु को? 7 अणु को जोड़ लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल जल। क्या कहेंगे? क्रिस्टल जल। और इसका कलर जो होता है ना, जब ये अपने अंदर 7 अणु को जोड़ लेगा तो लाइट ग्रीन, कैसा हो जाता है इसका कलर? लाइट ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन। तो फेरस सल्फेट का रंग जो अगर इसमें से जल के 7 अणु को निकाल दें तो इसका कलर व्हाइट होगा। अगर ये अपने अंदर जल के 7 अणु को जोड़ लेता है तो ये क्रिस्टल जल जो होता है ये हो जाता है, उस अवस्था में होता है, और इसका कलर जो हो जाता है लाइट ग्रीन। इसके अंदर वो चमक जो है ना, वो क्रिस्टलन जल जो है, इसके अंदर जल के 7 अणु जो इसके अंदर समाहित हैं, जुड़े हुए हैं, इसी कारण से इसका कलर जो होता है लाइट ग्रीन होता है। और हम अगर मान के चलो, यहां पर हम सीखने क्या जा रहे हैं, सीखने क्या वाले हैं, हमको समझना क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट है ना, इसके अंदर मान के चलो 7H2O जल है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूं, हीट का निशान ऐसे भी दे सकते हैं, इसका नाम क्या है आपको सीखना है अब, है ना। इस चिन्ह को अगर हम दे तो ये चिन्ह किसको, इसका मतलब होता है डेल्टा। क्या होता? डेल्टा होता। लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है? उष्मा के लिए। ताप या उष्मा अगर दें तो इसका ये सिंबल है। क्या है? सिंबल। तो इस ये आपको बतलाता है कि हम ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें ताप या उष्मा दिया गया है। अगर इसमें ताप या उष्मा दें तो क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हो FeSO4 इसमें से जो है 7H2O जो है ये निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर अलग करना है इसमें ताप या उष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ताप या उष्मा इसमें हम अगर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फिर इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। और ये जो होता है डॉट, ये क्या देते हैं हम लोग? डॉट, जिससे कि इसमें जुड़ा होता है, पानी जो है इसमें जुड़ा होता है, जिसको हम डॉट दे करके 7H2O जल को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम हीट देते हैं तो इसमें से जो है ये जो टूट गया ना, इसमें से अलग हो गया ना, तो वही तो है वियोजन। क्या है? वियोजन। लेकिन इसमें जो हम जो प्रक्रिया किए हैं उसमें वियोजन करवाए हैं, इसको क्या करवाए हैं? ताप या उसमें वियोजन के द्वारा इसको हम तोड़े हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप 50% जो है इस अभिक्रिया को, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, इसको अगर आपने समझ लिया तो वियोजन अभिक्रिया जो है 50% आपने समझ लिया। आइए आगे हम बहुत सारा प्रयोग करके अभी आपको दिखलाने वाले हैं। हमारे वियोजन अभिक्रिया में कुछ उदाहरण दिया गया है हमारी किताबों में, एनसीईआरटी में, उसको हम देखते हैं। अगर इस उदाहरण को हम समझ जाते हैं तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ समीकरण है, जैसे कि मैंने एक समीकरण अभी आपको बताया था FeSO4, जिसका हम लोग सॉलिड रूप लेंगे, है ना। जब इसको हम हीट करेंगे, उष्मा या देंगे, तो उष्मा देंगे तो ये क्या बनेगा? उष्मा देने के बाद ये चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, और इसका भी जो अवस्था होगा वो सॉलिड अवस्था ही होगा। फिर ये चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा किसमें? तो आप सभी को पता है ये टूटेगा SO2 में, जो कि गैस है, गैस फॉर्म में टूटेगा, है ना। फिर ये टूट जाएगा SO3 में टूट जाएगा। तो यहां पर ये जो है गैस अवस्था में है, ये जो है ये भी गैस है, ठीक है। तो यहां पर इस सारे जो भी यहाँ पे अभिक्रिया हुए सबका नाम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो टूटा है उसकी जो नाम है ना, उसको देखें। ये जो है इसका नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका जो नाम है फेरिक ऑक्साइड, और इसका जो नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये टूटेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, ठीक है। तो यहां पर अब देखें, यहां पे जो आपको समझने वाली बात है, जो अच्छे से आपको समझना है, यहां पर देखिए ये जो इसका जो कलर है ना, अगर ये है लाइट ग्रीन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जल का जो 7 अणु है वो समाहित है, जुड़ा हुआ है। फेरस सल्फेट के एक अणु के अंदर जल का 7 अणु समाहित है।
जिसके कारण इसका कलर कैसा है, इसका कलर है लाइट ब्लू, ठीक है। और इसका कलर जो है, इसमें से अगर जल पूरे रूप से अगर निकाल दें, है ना, और ये चेंज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउन। तो यहाँ पे आपको ये समीकरण से उतने डिटेल्स में आप नहीं समझ पाओगे, इसको थोड़ा डिप्थ में जाकर के आपको मैं समझाता हूं तो आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, FeSO4 आप सभी को पता है फेरस सल्फेट है, इसके अंदर 7H2O जल है, क्रिस्टल जल है, ठीक है। जब मैं इसको हीट दूंगा, ये जो सिंबल है डेल्टा, है ना, इसको उष्मा या ताप भी हम लिख सकते हैं, ये ताप का जो है ये प्रतीक है, उष्मा या ताप दे रहे हैं तो इसका ये सिंबल है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हीट दूं, उष्मा दूं या तापन दूं, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, इसमें से जो है ये लाइट ग्रीन अभी है, इसमें से क्या होगा, इसमें से जो है FeSO4 में से जो है H2O अलग हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और क्या होगा, जब और इसको हीट देंगे, ताप देंगे, तापन देंगे, तो क्या होगा, इसमें से क्या अलग हो जाएगा, मतलब इसमें से जल अलग होगा और फिर चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, फिर किस में चेंज हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, जो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जो इसका कलर है ना, अभी जो इसका कलर है ये लाइट ग्रीन है, क्या है, लाइट ग्रीन है। यहां पर जो इसका कलर है, अगर इसमें से फेरस सल्फेट में से अगर मैं जल को निकाल दूं तो इसका कलर जो हो जाता है वो व्हाइट हो जाता है। अगर मान के चलो इसमें से जल को मैंने निकाल दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको और ताप दूंगा तो इसका जो कलर हो जाता है ना, मतलब FeSO4 ये लाइट ग्रीन है, ये इसको इसमें से जल को निकाल दिए तो ये हो गया व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर इसको ताप देते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है इसका, ब्राउन। तो इस प्रकार से जो है आप इसको डिटेल्स में समझ गए होंगे। यानी ये वियोजन अभिक्रिया जो कहती है वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट टूट कर, मतलब टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके कुछ और उदाहरण जो हमारी किताब में दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे, है ना, तो कुछ और उदाहरण दिए हैं जिसको हम समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं CaCO3, CaCO3 इसका जो है हम सॉलिड रूप लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, सॉलिड रूप। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जब इसको हम तापन देंगे ना, उष्मा देंगे, है ना, हीट देंगे, तो क्या होगा उसको पता है आपको, ये चेंज हो जाएगा CaO में। किस में चेंज हो जाएगा, CaO में। ये भी इसका सॉलिड रूप है। और इसको पता है आपको, बिना बुझा हुआ चूना है ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, यहां लिख देते हैं, बिना, कैल्शियम ऑक्साइड है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और फिर इस, और ये जो है किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में। किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है ये चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये चेंज हो जाता है। चूना पत्थर को जब हम हीट देते हैं, आपको पता है कैल्शियम, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना में जब हमने जल से अभिक्रिया करवाया था तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाया था, क्या बना था, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र भी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया था। फिर इसको हम अगर ताप देते हैं तो फिर ये बिना बुझा हुआ चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है ये भी आप देखो, एक एकल अभिकारक जो है ताप या उष्मा वियोजन के कारण जो है ये दो या दो से अधिक अभिकार उत्पाद में जो है टूट गए हैं, चेंज हो गए हैं, निर्माण हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं एक और उदाहरण जो हमारे एनसीईआरटी किताब में दिया गया है उसको अगर मैं देखूं, जैसे कि PbNO3 का हॉल ट्वाइस, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, लेड नाइट्रेट। फिर इसको हम तापन देते हैं, इसको क्या देते हैं, तापन, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, PbO, इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, लेड ऑक्साइड। ये भी जो इसकी अवस्था है ये सॉलिड है, इसकी भी जो अवस्था है ये सॉलिड है, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा किसमें,
और ये बदल जाता है, पीबीओ है तो ये बदल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और फिर जो है, सॉरी इसको रेड कलर से नहीं लिखेंगे, है ना, ये चेंज हो जाता है NO2 में, और चेंज हो जाता है O2 में, और किस में चेंज हो जाता है, O2 में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यहां लिख देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये हो गया लेड ऑक्साइड, और ये हो गया लेड नाइट्रेट। ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। तो आप यहां पे ध्यान दो, पहले इसको बैलेंस करना जरूरी है ना, इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। ये भी बैलेंस नहीं है तो यहां 2 लगाएं, है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस है, कार्बन 1 है, 2, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम 1, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन 3, ठीक है, ये बैलेंस है। यहां इसको बैलेंस करना जरूरी है, यहां 2 लगाओ, तो यहां जो है 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन 4 हो गया इधर, और इधर 5, तो यहाँ जो है 4 लगा दो, ठीक है, ये समीकरण जो हो गया है ये बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे अब ध्यान दो, लेड नाइट्रेट है ना, जब इसको हम गर्म करेंगे, इसका भी कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, जब इसको हम हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है, और ये जो नाइट्रोजन जो होता है ना डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होगा ये ब्राउन कलर का हो जाता है, इसका जो गैस निकलेगा ना ये गैस अवस्था में है, कैसा है, ये गैस, ये गैस है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये गैस, ठीक है, तो ये जो निकलता है ना ये ब्राउन कलर का निकलता है, कैसा निकलता है, ब्राउन कलर का, ये जो है पूरा पूरी ये हो जाता है कलर का, धुआं जो है इसमें से निकलते हुए दिखेगा, मतलब ब्राउन कलर का ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट जो है ये एकल अभिकारक है जो टूट करके जो है 2 नए नए उत्पाद में जो है ये परिवर्तित हो गया है। ये जो अभिक्रिया जो उदाहरण है ये है विस्थापन मतलब वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये तीनों उदाहरण आप देख पा रहे हो, अच्छे से आप समझ गए होगे, हमें उम्मीद है ना, और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया जिसका डेफिनेशन आपके सामने है और आपने अच्छे से शायद समझ पाया होगा, जिसमें एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद में जो है बदल जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ वियोजन में वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं या बनते हैं, ठीक है। तो शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम ये जो है अभी जो हम समझे हैं उष्मा के कारण, अब समझेंगे विद्युत के कारण, विद्युत वियोजन करा करके जो है आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है अगले क्लास में जो है आपको हम अच्छे से वहां भी हम कुछ प्रयोग करके देखने वाले हैं, जल को तोड़ेंगे और किस प्रकार से विद्युत वियोजन के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा, जिसको हम अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट करो। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार एग्जाम पोर्टल को चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा कमेंट्स करो। अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।